पहला क्वेश्चन आपका है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या सिर्फ अपने आप से विभाजित हो। तो प्रथम 5, तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी 2, फिर अगली क्या होगी 3। 2 क्यों अभाज्य है क्योंकि सिर्फ 2 से ही कटती है। 3 क्यों अभाज्य है, सिर्फ 3 से ही कटती है। अब अगला नंबर जो 4 है ये अभाज्य नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 2 से भी कट जाता है और ये 4 से भी कट जाता है, तो इसलिए 4 अभाज्य नहीं है। अगला नंबर है फिर 5, ये अभाज्य है। फिर 6 अभाज्य नहीं, 7 क्या है अभाज्य, और फिर 7 के बाद 8, 9, 10, फिर क्या है 11। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं ये होंगी 2, 3, 5, 7, 11। इन्हीं का आपको निकालना है योग। तो योग का मतलब सबका प्लस, ये हो जाएगा 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17 में 11 जोड़ोगे 28। ये आपका आंसर हो गया। तो पहले में 11 ये गलत है, ये भी गलत है। 26 ये डी वाला ऑप्शन जिसमें 28 लिखा ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि अगर किसी संख्या को 52 से भाग दें तो शेष बचता है 44। तो आगे पूछ रहा है यदि इसी संख्या को 13 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा। तो संख्या हमें पता नहीं, हमने मान लिया कि ये संख्या जो है x है। अब इसको भाग किससे दिया जा रहा है 52 से। तो अगर हम इसको 52 से भाग दे रहे हैं तो जो शेष बच रहा 44, शेष कहाँ बचता है नीचे, ये 44। तो जब हमने 52 से संख्या x को भाग किया तो कुछ भागफल भी आएगा, हमें पता नहीं, हमने मान लिया भागफल कितना है k। तो ये क्या है आपकी x क्या है संख्या। तो यहाँ से जो आपकी संख्या बनेगी, संख्या बराबर क्या हो जाएगी 52 का k में गुणा होगा। तो ये 52k प्लस शेष को जोड़ देंगे 44, ये आपकी क्या हो गई संख्या हो गई 52k प्लस 44। ये ठीक उसी तरह है जैसे मान लो समझने के लिए 3 से हम 7 को भाग करें तो 3 दूना 6, 7 से 6 गया 1, तो 7 क्या है संख्या। तो ये संख्या किसके बराबर हुई 3 दूना 6 और प्लस 1 7। तो उसी तरह हमने लिखा संख्या बराबर 52 गुणित k मीन्स 52k और प्लस 44, ये हो गई संख्या हमारी। अब वो कह रहा संख्या को अगर 13 से भाग किया जाए। अब इस संख्या को अगर आप 13 से भाग कर देंगे 52k प्लस 44 को, तो देखिए जब 13 से 52k को भाग करेंगे तो 13 छक्कू 52, 4 किया जाएगा, ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा। फिर क्या बचेगा 44। अब 13 से जब 44 में भाग देंगे तो प्लस 13 तें 39, और 44 से 39 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। इसका मतलब शेष आपका बचेगा 5। 2 ये गलत है, 3 भी गलत, 4 भी गलत, डी वाले ऑप्शन में लिखा 5, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, कह रहा 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। 9 से तो कटती है लेकिन 3 से पूरी पूरी नहीं कटती है। तो आपको याद रखना है कि जो संख्या 9 से भाज्य है जरूरी नहीं कि वह 3 से भी भाज्य हो, मतलब विभाजित हो, मतलब पूरी तरीके से कटे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं कि जो संख्या 9 से कट रही है वो पूरी तरह 3 से भी कट जाए। तो जब जरूरी नहीं तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 0। तो ये वाला ए वाला आंसर जो है आपका इसमें करेक्ट माना जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका है, किसी भी संख्या के वर्ग को अगर 4 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा, 1 कि 0 कि 1 और 0, या ना 1 और ना ही 0।
तो मान लीजिए कोई संख्या आप 2 ले लें और 2 का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा 4। अब इस वर्ग जो 4 आया इसको अगर आप 4 से विभाजित करें तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपका शेष कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब शेष क्या हुआ 0। अगर मान लो संख्या 3 लें तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और 9 को 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 1। अगर मान लो संख्या 4 लें तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब 16 को अगर 4 से भाग करेंगे 4 चक्कू 16, पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अगर मान लो संख्या 5 लें तो 5 का वर्ग क्या होगा 25, 25 को 4 से भाग करेंगे 4 छंग 24, तो शेष बचेगा 1। तो आप देख रहे हैं शेष या तो 0 बचता है या 1 बचता है। किसी भी संख्या के वर्ग को अगर हम 4 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा या तो 0 या 1। तो ए में लिखा 1, ये गलत, 0 ये भी गलत, सी में लिखा है या 1 या 0, तो दोनों बातें हैं, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या को जब भी 4 से भाग, संख्या के वर्ग को जब भी 4 से भाग करते हैं तो शेष जो आता है या 0 आता है या तो 1 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, लिखा है एक टीचर ने कक्षा में एक वास्तविक भिन्न हल किया और छात्रों के लिए एक नियत कार्य के रूप में उन्होंने उसी वास्तविक भिन्न के अंश और हर में उतनी ही मतलब समान धनात्मक संख्या के बराबर वृद्धि की, तब नई भिन्न क्या होगी। तो थोड़ी देर के लिए मान लो भिन्न आपकी 1/2 है, तो इसका मान क्या होता है 0.5। अब 1/2 में अंश में भी 1 जोड़ दिया मान लो समान, और हर में भी 1 जोड़ दिया, तो 1 1 2, नीचे 2 1 3। अब 3 से 2 को भाग करोगे तो ये आएगा 0.6। तो ये क्या हो गया पहले से क्या हुआ बढ़ गया, तो हमेशा मूल भिन्न से क्या होगा अधिक होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, लिखा है एक परीक्षा में 70% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, फिजिक्स में कितने पास हुए 70%, और लिखा 80% अभ्यर्थी तर्क में उत्तीर्ण हुए। तर्क का मतलब रीजनिंग में पास हुए 80%। आगे लिखा यदि इन दोनों में 55% पास हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। तो देखिए संख्या 55% दोनों में पास हैं, फिजिक्स में भी और तर्क में भी। तो जो फिजिक्स में 70% है, इसको चूँकि 55% दोनों में पास हैं तो 70 को तोड़ देंगे 55, और 55 में कितना जोड़ दे तो 70 बन जाए 15। ये 55 के साथ हमने क्यों तोड़ा 70 को, क्योंकि लिखा है 55% दोनों में पास हैं, भौतिकी में भी और तर्क में भी। इसी तरह 80% को तोड़ देंगे, इसमें भी 55 पास हैं, तो 55 प्लस, अब 55 में कितना जोड़ दें 80 हो जाए 25। ठीक, ये सिचुएशन बनती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये सर्कल जो है इसको हमने दिखा दिया किससे भौतिक से। ये सर्कल हमारा हो गया भौतिक का। भौतिक में कितने नंबर थे 70% अभ्यर्थी पास हुए थे, तो हमने इसको 55 प्लस 15 में तोड़ा था, तो ये 55 और ये 15। और रीजनिंग में 80% पास होते हैं, तो ये 55 प्लस 25 में तोड़ा था, तो 55 तो है ही, और यहाँ पे लिख दिया प्लस 25। ये इधर हो गया तर्क का मतलब रीजनिंग का। इस तरह आप चित्र में दिखा सकते हैं। अब अगर गौर से देखें तो इधर 55 प्लस 15 70 भौतिक का है, और इधर से देखिए तो 55 प्लस 25 मतलब 80 रीजनिंग का तर्क का है। तो अब यहाँ से अगर देखिए कुल जो पास हुए टोटल उत्तीर्ण तो कितने हुए, ये 15 प्लस 55 और प्लस 25। अगर इन सबको आप जोड़ दोगे तो 5 5 10 5 15 और ये 5 2 7 8 1 9, 95% टोटल पास होते हैं। तो पूछ रहा कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण फेल हुए, तो परसेंट टोटल 100 पे माना जाता है। तो अगर आप 100 से ये 95 पास वाले घटा देंगे तो जो 5% आएगा ये बच जाएंगे फेल वाले।
तो अनुत्तीर्ण पूछ रहा, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 5%। तो ए में जो 5% लिखा है ये आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा हुआ है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जब आप मूल्य घटाएंगे तो उससे क्या होगा, बिक्री बढ़ेगी, तो जाहिर है आय पर चल जाएगा, या तो आय बढ़ेगी या आय घटेगी। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो, ये देखने में काफ़ी टफ लगता है लेकिन ये टेक्निकल सवाल है। जैसे मूल्य 30% घट रहा है तो इसको आप दिखा देंगे x से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30%। अब चूंकि ये घट रहा है तो जब कोई चीज़ घटती है तो दिस मीन्स ये हो जाएगा माइनस। बिक्री 20% बढ़ गई तो इसको दिखा दो आप y से, तो चूंकि ये बढ़ रही बिक्री तो ये जो 20% होगा ये कैसा होगा, प्लस का आपका। पूछ रहा दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, आंसर प्रतिशत में है तो हम लिखेंगे आय में परिवर्तन, यानी आय बढ़ी या घटी। तो इसके लिए सिर्फ आप एक सूत्र याद रखेंगे और सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई के नीचे बटे में होता है 100। तो अब x आपका -30 है तो x की जगह पर -30 आप रखेंगे, प्लस y आपका है प्लस का 20 तो यहाँ पे 20 रखेंगे। फिर ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, मतलब x और y का गुणा, और x है माइनस y है प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस, तो ये प्लस हो गया माइनस। एक्स वाई, x का मतलब 30 और एक्स वाई के बीच कोई निशान नहीं, मीन्स गुणा, और y की जगह पर 20 और बटे नीचे क्या है 100। तो देखिए माइनस का 30 है प्लस का 20 है तो ये हो जाएगा माइनस का 10, 30 से 20 घटेगा 10 हो जाएगा। फिर ये माइनस है, ये देखिए 2 जीरो नीचे से और एक 2 जीरो ऊपर से कट गए, 3 दूना क्या हुआ 6, तो माइनस का 10 माइनस का 6 जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 16, क्योंकि माइनस माइनस का जोड़ हमेशा माइनस ही रहता है। बच्चे जल्दी में बोल देते हैं कि माइनस माइनस का जोड़ प्लस, प्लस नहीं होता है, माइनस माइनस का जोड़ हमेशा माइनस ही होता है। तो यह आ गया 16%। अब चूंकि वैल्यू निगेटिव आई तो निगेटिव का मतलब होता है घटना, याद रखेंगे, और प्लस का मतलब होता है बढ़ना। तो 16% यहाँ दो जगह लिखा है, यहाँ पे लिखा 16% बढ़ी और यहाँ पे लिखा 16% घटी, तो माइनस चिन्ह आ रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा 16% घटी। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर ये प्लस आता तब ये सही होता, 16% बढ़ी। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है ए का वेतन बी से 80% अधिक है। तो अगर हम ये मान लें कि बी जो है इसका वेतन अगर हम 100 रुपया मान लें, तो चूंकि ए का जो है 80% अधिक है तो ए का हो जाएगा 80% का मतलब 100 पर 80, तो 100 में 80 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180। ठीक, आई बात समझ में। आगे कह रहा है 1 साल के बाद ए का वेतन 20% बढ़ जाता है। तो 1 साल बाद जो आपकी वृद्धि होगी किसके वेतन में, ए के वेतन में, तो ए का इस वक्त 180 है, 1 साल बाद ए का वेतन 20% बढ़ रहा है, तो 180 का जैसे ही हमने 20% किया मीन्स 20/100, तो 2 जीरो नीचे से और ये 2 जीरो ऊपर से कट गए, तो 18 दूना 36, तो 36 रुपये की वृद्धि हो गई। तो अब पहले वेतन ए का कितना था 180, और 180 में अगर ये 36 जोड़ दें तो 1 साल बाद ए का वेतन हो गया आपका 180 में 36 जोड़ेंगे 216। ठीक, अब यहाँ पे बी का भी कुछ बढ़ा, तो पूछ रहा बी के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो बी का तो हमें पता नहीं, तो मान लिया हमने कि बी के वेतन में जो वृद्धि या कमी हो रही है
वो कितनी है, x%। तो कह रहा है ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो जाता है। कब? 1 साल बाद। तो 1 साल बाद जो ए का वेतन है वो है 216 और बटे 1 साल के बाद जो बी का वेतन है, पहले 100 था, अब x बढ़ चुका तो 100 प्लस x, और ये जो अनुपात होता है ए और बी के वेतन में 1 साल बाद, ये 2:1, इसका मतलब 2/1 हो जाता है। अब अगर आप तिरछा गुणा करो तो 100 प्लस x का जब आप 2 में गुणा करोगे तो 100 का 2 में गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से 100 का 2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 200 और प्लस 2 का x में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x और फिर ये बराबर 216 का 1 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 216। अब 200 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 2x बचेगा तो 2x बराबर, ये 200 उधर माइनस होगा तो 216 से 200 घटेगा तो 16 बच जाएगा। अब 2 जाएगा 16 के नीचे तो x बराबर क्या आ गया, 8। अब x की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है बढ़ना और निगेटिव का मतलब होता है घटना। तो देखिए यहाँ पे 8% कमी लिखी है, यहाँ पे 8% वृद्धि लिखा है। तो क्योंकि प्लस वैल्यू आ रही है तो आपकी वृद्धि होगी, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका लिखा है दो संख्याओं का अंतर का मतलब घटाना बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो हमने मान लिया बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या क्या है 12, माइनस का मतलब दोनों का अंतर। अब कह रहा दो संख्याओं का अंतर जो है ये बराबर है, किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 20%। तो बड़ी संख्या हमने क्या माना है x, इसके 20% का मतलब 20/100। ये आपका सवाल, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो ये x माइनस 12 और इधर आपका है x/5। तिरछा गुणा कर दो, 5 का x में गुणा हुआ 5x माइनस 5 का 12 में गुणा हुआ 60 बराबर, इधर क्या बचा, x बचा। अब ये x इधर जाएगा तो हो जाएगा 5x और माइनस x बराबर माइनस 60 को उधर ले जाओ तो प्लस का हो गया। 5x से x घटा तो क्या बचा, 4x बराबर 60। तो x बराबर 60, 4 जाएगा नीचे तो कितना आया 15। x बराबर 15। x हमारी क्या थी, बड़ी संख्या। वो कह रहा था बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या होगी 15। यहाँ पे 16 लिखा गलत है, ये बी वाले में 15 लिखा है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है किसी संख्या का 60% का 35% या 10.5 है तो वो संख्या होगी। तो हमने मान लिया वो संख्या क्या है, x है। अब संख्या का मतलब होता है गुणा, 60% मतलब 60/100। फिर लिखा 60% का मतलब गुणा, 35% का मतलब बटे 100, 35/100 और ये बराबर किसके है, 10.5 के। तो हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो देखिए ये 0 से 0 काट दो आप, यहाँ पे 2 से काट दो 3 हो जाएगा, 2 से काट दो नीचे 5 हो जाएगा, ये 5 1 कम 5, 5 से काट दो तो 7 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हुआ, ये इधर है 10.5, नीचे देखिए ये पूरा कट चुका है, यहाँ पे 100 बचा तो 100 गुणा में कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बटे 3 और 7 ऊपर है, ये आ जाएगा आपका नीचे। अगर आप 7 से 105 में भाग करोगे तो ये 15 होगा, फिर 3 से 15 में भाग होगा तो 5 हो जाएगा। 100 का अब ये 5 बचा, ये 100 बचा ऊपर,
तो 100 का 5 में गुणा करोगे तो 500 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10.5 था, मतलब एक अंक के बाद दशमलव था, तो आंसर में भी आप एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दोगे तो ये क्या रह गया, 50 रह गया। इसका मतलब वो संख्या क्या है, 50 है। तो ए ऑप्शन में आपका 50 लिखा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा है 76 + 84 का होल स्क्वायर माइनस 76 - 84 का होल स्क्वायर बटे नीचे 76 × 84। इसमें देखिए दो ही नंबर आ रहे हैं पूरे क्वेश्चन में, या तो 76 है या 84 है। तो हमने मान लिया जो 76 है इसको हमने मान लिया ए के बराबर, और जो दूसरा नंबर 84 है इसको हमने मान लिया बी के बराबर। तो ऐसा करने से जो 76 + 84 का होल स्क्वायर है ये हमारा बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस है, माइनस लगाया, जो 76 - 84 है ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और बटे नीचे जो 76 × 84 है ये बन जाएगा a × b। अब अगर हम इसको खोल दें a + b का होल स्क्वायर, तो ये a² + b² और ये प्लस है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। अच्छा, अब a - b² क्या होता है, a² + b² - 2ab, लेकिन माइनस से a² हो जाएगा माइनस का, जो प्लस का b² है वो भी माइनस का हो जाएगा, और जो इसका -2ab है वो इस माइनस से हो जाएगा प्लस का 2ab, और नीचे वही बचेगा a × b। तो देखिए प्लस का a² माइनस के a² से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का b² माइनस के b² से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2ab और 2ab मिलके ऊपर क्या बचेगा, 4ab, और बटे नीचे क्या है, a × b का मतलब ab। तो ab कट गया तो क्या बचा, 4 बचा। तो इसको हल करने पे आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ए वाले में आपका 4 लिखा हुआ है, तो यही ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका लिखा है कि 0.12 भागित 0.4 गुणित 0.001 0.01। तो यहाँ पे भाग है, यहाँ पे गुणा है, तो सबसे पहले भाग किया जाता है, भाग के बाद गुणा का नंबर आता है। तो ऊपर जैसे है 0.12 और भागित का मतलब बटे, ये है 0.4 और फिर गुणित 0.01 ये है। तो 4 से अगर 12 को आप भाग कर देंगे, 4 से 12 को आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे 4 में दशमलव है एक अंक के बाद हर में, और माइनस अंश में दशमलव है 2 अंक के बाद, तो घटाओगे तो आएगा -1। और जब भी घटाना माइनस आता है तो दशमलव इधर लगता है, 1 आया है तो 1 अंक के बाद दशमलव इधर लग जाएगा, और गुणित ये है 0.01। तो जब आप 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 ही आएगा। यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद है, यहाँ पे 2 अंक के बाद है, तो गुणा में दशमलव गिने जाते हैं, तो 2 1 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.003। तो 0.003 कहाँ लिखा है, यहाँ पे। इसका मतलब सी वाला आंसर आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका लिखा हुआ है कि एक पूर्ण वर्ग में, पूर्ण वर्ग उसको कहते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आए। जैसे मान लीजिए 64 है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 64 का वर्गमूल पूरा पूरा 8 निकल आता है। तो एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 है, जैसे यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। जैसे 64 का आप वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आया, 8, तो इकाई का अंक कितना हुआ, 8। अच्छा, अब मान लो, जैसे मान लो कोई संख्या आपकी है, पूर्ण वर्ग हम लें और इकाई का अंक कितना हो, 4 हो। जैसे मान लो हम संख्या ले लें 144। अब ये पूर्ण वर्ग है, इसका आप अगर वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 12।
तो यहाँ पे 144 पूर्ण वर्ग है और इकाई में 4 भी है, इसका वर्गमूल आया 12 और 12 में इकाई का अंक 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो जिसका इकाई का अंक 4 हो, जैसे यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो जो उसका वर्गमूल निकलता है उसके इकाई का अंक या तो 8 होता है या 2 होता है। ये बात आप याद कर लेंगे एग्ज़ाम के लिए। क्या याद कर लेंगे कि ऐसी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका इकाई का अंक 4 हो तो उसका जो वर्गमूल निकलता है उसका इकाई का अंक या तो 8 होता है या 2 होता है। तो 2 या 8 यहाँ पे लिखा है, तो ये सी वाला विकल्प आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है 2 की घात x अगुणित 5 की घात x के इकाई का अंक 5 होता है। इकाई का अंक कितना होता है? 5। तो x का मान कितना होगा? यहाँ देखिए दोनों में घात बराबर है, तो जब घात बराबर होता है तो आधार का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे आधार 2, यहाँ पे आधार 5 और घात को लिख देंगे ऐसे क्योंकि बराबर है। तो 5 गुना 10 की घात क्या हो जाएगा? x। अब जो गुणा आया उसमें इकाई का अंक क्या है? 0। अब अगर आप x की जगह पे 1 रख दोगे तो 10 की घात 1 तब का मतलब 10, तब भी लास्ट में 0 ही आएगा। अगर मान लो आप x की जगह पे 2 रख दो तो 10 की घात 2, 10 की घात 2, इसका मतलब 100, तब भी इकाई क्या हुआ? 0। अगर मान लो x की जगह पे आप 3 रख दो तो 10 की घात 3 का मतलब 1000, तब भी इकाई हुआ 0। तो इसका मतलब x का कोई भी मान लो इकाई क्या होगा? 0 ही होगा, 5 नहीं होगा। तो x का कोई भी मान, तो आंसर में कोई भी मान, तो इसका मतलब x का कोई मान नहीं होगा। ये वाला डी वाला आपका करेक्ट है।